हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम वो कर रहे हैं कि ये अमृत महोत्सव है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अमृत तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन ज़हर पूरे देश में घुलता हुआ दिख रहा है। और अदीब भाई की अध्यक्षता में हम तमाम लोगों ने, पाशा साहब ने, सलमान खुर्शीद साहब, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, अज़ीज़ कुरैशी साहब, इस देश के तमाम बड़े नामवर जो हस्तियाँ हैं, उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया है IMCR, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स। आज उसकी बैठक हम लोग यहाँ कर रहे हैं और लोगों को यही संदेशा देना चाहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश जज्बात से नहीं चलेगा। आपने देखा है कि पिछले 75 सालों में जो नहीं हुआ था पार्लियामेंट में, परसों बीजेपी के एक सांसद विधुड़ी ने बीएसपी के एक सांसद को जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया है, वो बहुत ही निंदनीय है। और ये इस बात का इशारा है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत जो है वो दम तोड़ रही है, सेकुलरिज्म जो है वो दम तोड़ रहा है और इस देश में कानून जो है वो ताक पर रखकर संसद से लेकर सड़क तक सरकार चलाने का काम कर रही है। क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? कौन ज़िम्मेदार है? ये पूरी दुनिया जानती है कि आज नागपुर में आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है, बगैर उसके इशारे के इस देश में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और आरएसएस के इशारे पे उनका प्लान है देश को पीछे धकेलने का, देश में तरक्की के मुद्दों को हटाने का। आज डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करता है। आप देखें जिस तरीके से आज सरकारों को ईडी का डर दिखा के एमपीज़ को, एमएलएज़ को तोड़ा जा रहा है। आपने देखा अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में क्या हुआ। उद्धव ठाकरे की सरकार बहुत अच्छी सरकार चल रही थी कांग्रेस एनसीपी के दोनों के गठबंधन से, लेकिन जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे को, जिस प्रकार से अजित पवार को डरा कर धमका कर जो है सरकार उनकी पार्टियों में बगावत कराकर एक सरकार, नई सरकार बनाने का काम हुआ है। तो इस सरकार का लक्ष्य ही है विकास के मुद्दों से हटाना, कभी शमशान की बात करना, कभी कब्रिस्तान की बात करना, उनमें बिजली देने की बात करना और हिंदू मुस्लिम किस प्रकार से 224 के पहले हो, किस प्रकार से और कोई देश में बड़ी घटना हो कि लोग महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को छोड़कर सिर्फ धार्मिक मुद्दों पे जो है वोटिंग करें। आईएमसीआर इससे कैसे निपटेगा? क्या रणनीति है? नहीं, क्या देखिए आपने IMCR तो नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस संगठन है। हमारा तो पैगाम सिर्फ इतना है कि लोग मुल्क को बचाएं। मुल्क से बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकती है कि समझ लें। पॉलिटिकल पार्टीज आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हम लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर एक बार मुल्क कमज़ोर हो गया तो सबसे बड़ा मुल्क है। हज़ारों लाखों लोगों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, पारसियों ने, क्रिश्चियनों ने इसलिए अपनी कुर्बानी दी थी कि अंग्रेज़ों की गुलामी से हम इस मुल्क को आज़ाद कराएं। आज मुल्क की आज़ादी खतरे में है, इसलिए जो है हमें मुल्क बचाना है और मुल्क बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए अदीब भाई, पाशा साहब, सलमान खुर्शीद साहब, हम सब लोग आज इस शहर में इकट्ठा हुए हैं कि ये एक बहुत हिस्टोरिकल सिटी है। इलाहाबाद जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहलाती थी कभी, और सारे बुद्धिजीवी देश की तमाम बड़ी सर्विसेज में, IAS IPS में एक बड़ा रोल रहा है इलाहाबाद का। तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ, उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, बात करेंगे और उनको कहेंगे कि नफ़रत की जो दीवार है वो गिराना है और जो प्यार मोहब्बत की दीवार है उसको आगे ले जाना है। देखिए, IMCR इसलिए बनाई गई थी कि जो इस वक्त इंटेलेक्चुअल दानिश्वर हैं वो बाहर आए। ये मुल्क रोज़ रोज़ टूट रहा है। इलाहाबाद हम इसलिए आए कि हमारे दोस्त पांडे जी ने यहाँ बुलाया, हम उनके मशकूर भी हैं। इसलिए हम बेचैन थे कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई में इलाहाबाद का सबसे बड़ा जोर था। हमने देखा कि इसी इलाहाबाद से अंग्रेज़ों को निकाला गया और एक आज़ाद मुल्क बना जिसको संविधान के ज़रिए जोड़ा गया। आज संविधान रोज़ किस्तों में टूट रहा है, लोग डरे बैठे हुए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो हम आज इलाहाबाद की पाक ज़मीन पे इसीलिए आए हैं कि कोई जिम्मेदारी बनती है हमारी या नहीं बनती है। उस ज़मीन की, जिस ज़मीन ने इनकलाब पैदा किया, जिस ज़मीन ने यहाँ नेहरू के ऐसे ख़ानदान को पैदा किया और यहाँ बहुगुणा जी से लेके
और जनेश्वर मिश्रा तक ऐसे ऐसे कायद पैदा हुए जिसकी रहबरी में हम लोगों ने काम किया। दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। हम इसलिए इलाहाबाद आए कि ये डर, ये खौफ, इससे बाहर निकलें। क्यों इसकी इस तरह तारीख का ये है। माहौल बनाया गया? क्या लगता है इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? देखिए, जिस वक्त के हाकिम वक्त लोग हैं, उन्होंने एक तरीका अपनाया है कि हम इतना डरा दें कि लोग घरों से बाहर न निकलें, जितने जुल्म चाहें हम सह लें। हमें किसी जाती इंसान से न हमदर्दी की बात कर रहे हैं, न उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा ताल्लुक इस मुल्क की बुनियाद यहाँ के संविधान से है। अगर संविधान ख़त्म हो रहा है, अगर इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर हमको जागना पड़ेगा। अगर संविधान ख़त्म हो गया, दुनिया में हम क्यों हिंदुस्तान का सबसे ऊपर बात करते हैं? आप दुनिया के किसी कोने पे जाइए, पूरा यूरोप देखिए, उनकी एक मज़हब है, उनका एक खाना है, उनका एक लिबास है, लेकिन 100-200 किलोमीटर चलिए, ज़बान बदल गई तो मुल्क बदल गया। ये दुनिया का दस्तूर है मुल्कों का। हमारे बुजुर्गों ने एक मुल्क ऐसा बनाया था जहाँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक सैकड़ों मज़हब, सैकड़ों कल्चर, अलग अलग खाने, अलग अलग लिबास, अलग अलग ज़बान, एक गुलदस्ते को तैयार किया था। आज हमारा क्या हश्र हो गया। हम ये चाहते हैं कि सब ख़त्म कर दें। ये मकाम है सोचने का, उन नौजवान बच्चों का जो नफ़रत में की लाश की तरह घुस गए। इंसान इंसान को मार रहा है और जश्न मना रहा है और मंत्री हार पहना रहा है, और हम चुप हैं। इसलिए हम इलाहाबाद आए। हमें उम्मीद है इलाहाबाद से। इलाहाबाद की एक तारीख है और इसीलिए ये सब लोग आए हैं। इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए, कुछ नहीं पहुंच पाए। हमारे जो एक्टिव मेंबर IMCR के दानिश अली हैं, उनके साथ जो सानिहा परसों पार्लियामेंट में हुआ, आप तसव्वुर कर सकते हैं। हमें मालूम है बहैसियत मुसलमान के, मैं आपसे कह रहा हूँ आपके चैनल पर, ये गालियाँ और ये अल्फाज हम गली कूचों में सुनते हैं, लेकिन वो अब संविधान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सुननी पड़ी। 2 आदमियों के आपने नाम देखे कि वो टीवी पे दिख रहे हैं कि वो हंस रहे हैं, रविशंकर प्रसाद और पुराना हेल्थ मिनिस्टर। लेकिन अगर आप सबको देखिएगा तो सब हंस रहे थे। हम जलालत की या पसमानदी की ऐसी मंजिल पे आ गए हैं जहां ऐसे लोगों की वाहवाह होती है। ऐसा नहीं है कि ये मेजॉरिटी में है, ये बहुत थोड़ी सी तादाद है। एक सेकुलर हिंदुओं की बड़ी तादाद है। हम उनकी चुप्पी रोकने आए हैं। ये चुप्पी बंद कर दो। अगर तुमने चुप्पी बंद कर दी तो ये कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। और अगर ये 24 में सरकार बदल गई तो आप ही का चैनल दूरबीन लगा के ढूंढेंगे, ये दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको। अभी क्योंकि सैया कोतवाल है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आज की इस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर हमने 100 लोगों को, दिलों को भी जगाया कि इंसान को हक के लिए खड़ा होना चाहिए, जालिम के हाथ पकड़ लेने चाहिए, इंसान को इंसान की तरह पहचानना चाहिए, मजहब के नाम से नहीं पहचानना चाहिए। इसका तसव्वुर गांधी ने हमको दिया था। हम उसकी रूह को रोज रोज कत्ल करते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हम यहाँ आए। तो इसकी बुनियादी मकसद यही है कि तमाम जितने भी जो तबक़ात हैं उनको बराबर सिविल राइट्स मिलना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये राइट टू इक्वालिटी के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, हर एक को बराबर जो मौके मिलना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी ये है कि इन चीज़ों पे अमलावरी नहीं होती। अभी रिसेंटली जो बजट था, बजट में देखें तो 20% जो अल्पसंख्यक है उसको बजट दिया जाता है 10 नहीं, 5 नहीं, 1 नहीं, आधा नहीं, बल्कि 0.12। ये सरासर नाइंसाफ़ी। एक तरफ से आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसमें जो है ना आप एक ऐसा तबक़ा जिसके बारे में खुद हमारे सच्चर साहब ने कहा कि इनकी हालत दलितों से भी बदतर है।
तो उनका 38% स्लैश डाउन होना है, 38% जो है ना बजट लास्ट ईयर और लास्ट बजट और ये बजट को देखें तो 38% 38% कम हुआ है। तो ये जो है ना ठीक मतलब नहीं देता, यू आर नॉट गिविंग ए गुड मैसेज। और उसके साथ साथ अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिएम्बल में आप जो ना सोशलिस्ट सेकुलर का जो हज़फ कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, वो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं कि इंडिया विल नॉट बी सोशलिस्ट और सेकुलर कंट्री नहीं रहेगा? इसका मतलब क्या है? तो हम यही चाहते हैं कि हर लोगों को, खुसूसन जितने भी दलित हों या आदिवासी हों या ओबीसीज हों और या माइनॉरिटीज़ हों, इन तमाम को जो ना बराबर मौके मिलना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान में अगर हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी अगर बोलते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मकसद यही है कि आप हर एक को फैलने बोलने का मौका दें, किसी को कर्म न करें। तो हर एक को अगर बराबर अपॉर्चुनिटीज़ और मौके मिलते रहेंगे तो इंडिया ओवरऑल तरक्की करेगा। हम यही चाहते हैं कि भेदभाव हो रहा है। बराबर खुल्लम खुल्ला हो रहा है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। एक नहीं, मैं कई मिसालें दे सकता हूँ कि भेदभाव, चूँकि पार्लियामेंट में मैं और अदीब भाई साथ थे 2006 से 12 तक। उसके बाद जो है ना हम बहुत ही नज़दीकी से तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल करते हैं, हर आए दिन जो होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, अब कल जो पर 2 दिन पहले एहसान दानिश के साथ हुआ, तो मैंने अपील की कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना हेट के बारे में उन्होंने डायरेक्टिव दिया है, तो सो मोटो केस लेके इसके बारे में जो ना सुप्रीम कोर्ट भी ले सकता है इस केस को, कि जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो पार्लियामेंट में कभी ऐसा नहीं हुआ था जिस तरह इसके अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो मुझे पता नहीं है कि स्पीकर साहब खाली वार्निंग पे छोड़ देते हैं, दूसरे लोग छोटी छोटी गलती करते हैं तो उनको सस्पेंड किया जाता है। तो हर चीज़ की यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, तो हर एक के लिए अलग अलग कानून नहीं है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम जो ना जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हम चाहते हैं हर एक के लिए एक ही किस्म का बर्ताव रखें और अपना जो आईएमसी और उसी के लिए जो है ना संघर्ष कर रहा है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।